So, good morning, students. So, welcome back to my YouTube channel Unknown Physics. Myself Rahul Chaudhary. So, बेटा आज हम लोग जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक का नाम है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक। आज इसके ऊपर हम लोग कुछ डिस्कशन न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो बेटा आप इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ क्लास लेवल की जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होने चाहिए, क्योंकि इन न्यूमेरिकल्स के बीच में अगर बात करें तो जब जब आप लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के न्यूमेरिकल सॉल्व आउट करोगे तो आप लोगों को हर बार अगर बात करें तो इस वेक्टर टॉपिक के रिलेटेड आपको कुछ कंसेप्ट यहाँ के केस में यूज करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ चलने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इन चीजों को क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि इनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व आउट कैसे किया जाए। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व आउट करने के लिए आप लोगों को वेक्टर टॉपिक के रिलेटेड अगर बात करें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो मैं काम क्या करता हूँ, पहले नंबर आप लोगों को वेक्टर टॉपिक के रिलेटेड अगर बात करें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता हूँ, देन आफ्टर दैट हम लोग इनके न्यूमेरिकल्स के ऊपर टैकलमेंट करेंगे। सो सबसे पहले अगर बात करें तो वेक्टर टॉपिक को लेके, तो वेक्टर टॉपिक के बारे में हम लोग दो चीजें अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। तो अगर आप लोगों को थोड़ा बेसिक याद हो जो क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा था, तो उस बेसिक पॉइंट के अकॉर्डिंग ये चीज पढ़ाई गई थी कि क्वांटिटी आप लोगों को बेसिकली यहाँ के केस में दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक का नाम आप लोगों ने स्केलर क्वांटिटी रखा था और एक क्वांटिटी का नाम यहाँ के केस में वेक्टर रखा था। और इसी तरीके से स्केलर क्वांटिटीज बेटा उन क्वांटिटीज को कहा जाता था जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड प्रेजेंट होता था, और वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज थी जिनके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों की दोनों चीजें यहाँ के केस में प्रेजेंट होती थी। उन क्वांटिटीज को हम लोग यहाँ के केस में वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। अब अगर बात करें तो किसी भी दो स्केलर को आपस में ऐड करना हो तो बड़ा आसान तरीका होता है। जैसे 2+2 करना हो तो आप लोगों को सबसे आसान है 2+2, सीधा आंसर आप लिख सकते हो 4। बट अगर बात करें तो किसी भी वैल्यू में अगर आपको साथ में डायरेक्शन मेंशन कर दी जाए और उन दो क्वांटिटीज को आपस में आप लोगों को ऐड करने के लिए कहा जाए, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इनके लिए हम लोगों ने एक अलग से रूल बनाए गए थे कि किस तरीके से हम लोग किसी दो वेक्टर क्वांटिटीज को आपस में ऐड करें। तो किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करने के बेसिकली जो हम लोगों ने रूल बनाए थे वो रूल तीन कैटेगरी में डिवाइड किया। अब वो तीन कैटेगरी क्या क्या थी, इन चीजों के बारे में थोड़ा सा हम लोग क्लियर कर लेते हैं। सो यहाँ के केस में उस वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करने के तरीके क्या थे वो हम लोग समझने लगे। सो देखिए वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करने के बेसिकली तीन पार्ट था। पहला पार्ट जो था उसका नाम था ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इस लॉ की अगर मैं बात करूं तो बड़े सारे बच्चे इस चीज के बारे में पेपर भी होंगे, इस चीज के बारे में सुना भी होगा बड़े सारे बच्चों ने। एग्जैक्ट अगर बात करें ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था क्या, क्योंकि क्लास 11 का ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहा है। और इसी तरीके से सेकंड नंबर जो तरीका रहता है किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटीज को आपस में ऐड करने का, उस टॉपिक का नाम है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये हमारे पास सेकंड तरीका रहता है जो यहाँ के केस में किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटीज को आपस में ऐड करने के लिए हेल्प करता है। एंड द थर्ड वन क्वांटिटी यहाँ के केस में जो निकल के आता है, उस टॉपिक का नाम था पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हमारे पास कुल मिला के यहाँ के केस में टोटल ये तीन मेथड बनते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम लोगों को कैसे कंफर्म होगा कि यहाँ के केस में जब हम लोग दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो ऐड करने के लिए कौन सा रूल इंप्लीमेंट करें। तो वो रूल्स अगर बात करें तो किस तरीके से हम लोगों ने देख के इंप्लीमेंट करने हैं, उन चीजों के बारे में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम लोग ले लेते हैं। सो देखिए जनरली हमारे पास किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ये एरो लगाते हैं, और ये एरो के पॉइंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसे टेल पॉइंट कहा जाता है और इसे हेड पॉइंट कहा जाता है। अब इस क्वांटिटीज को ऐड करने के तरीके क्या, ध्यान से सुनिए। तो इसमें रूल बनाए गए कि रूल ये पॉइंट है कि जो यहाँ के केस में एक्चुअल में कंटिन्यूटी को फॉलो करेगा। और कंटिन्यूटी का मीनिंग क्या होता है बेटा, इस चीज को समझने के लिए एक एग्जांपल आप लोग समझ लीजिए। जैसे सुबह असेंबली में मान लीजिए 10 बच्चे खड़े हैं और वो 10 के 10 बच्चे किस तरीके से खड़े हैं, सबका फेस इस तरफ है और इस तरीके से सारे के सारे एक प्रॉपर लाइन पे, तो हम लोग कहेंगे ये लाइन बिल्कुल सही चल रही है। और अगर ऐसी चीज हो कि 10 के 10 बच्चे खड़े हैं, कुछ का फेस सामने की तरफ है कुछ का फेस उस तरफ है, तो हम लोग कहेंगे लाइन प्रॉपर नहीं बनी। लाइन प्रॉपर बनने का मीनिंग क्या होगा, सब पार्टिकल्स या सब बॉडीज की अगर बात करें अरेंजमेंट एक जैसी रहनी चाहिए। सेम तरीका यहाँ के केस में, अगर देखिए यहाँ के केस में अरेंजमेंट कुछ ऐसी बन रही है कि इस वेक्टर का टेल और ये वाला हेड पॉइंटेड है,
और इसी तरीके से अगले वेक्टर की मैं बात करता हूँ तो उसका टेल हेड के साथ दूसरे वेक्टर के साथ जुड़ जाए तो हम लोग कहेंगे ये कंटिन्यूटी को फॉलो कर रहा है। सिंपल वर्डिंग में अगर फिर से कहूँ तो हेड टेल के साथ जुड़ना चाहिए, तब हम लोग कहते हैं ये कंटिन्यूटी को फॉलो कर रहा है। अब अगर मैं इस वेक्टर का नाम यहाँ के केस में रखता हूँ ए वेक्टर और इसके केस में इसका नाम रखता हूँ बी वेक्टर। अब इन दो वेक्टर्स को अगर मैं ऐड करता हूँ तो इनका नेट रिजल्टेंट क्या आएगा, मुझे ये फाइंड आउट करना था। तो देखिए इसके लिए कुछ रूल पहले सेटल किए गए। अगर कहीं पे भी दो वेक्टर्स आपस में ऐड जो हो रहे हैं वो कुछ इस तरीके से अरेंज है कि जैसे मान लीजिए एक का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ जुड़ा हुआ है, तो इनके ऑपोजिट वेक्टर में इट मीन सिंपल वर्डिंग में कहूं तो ये कंटिन्यूटी है, और इसकी डिसकंटिन्यूटी को जो फॉलो करने वाला पॉइंटेड है जो यहाँ के इनके ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने वाला है उसे हम लोग यहाँ के केस में रिजल्टेंट कहेंगे। और ये रिजल्टेंट अगर बात करें तो ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का रूल पॉइंटेड कहता है। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का रूल कहता है कि जब भी कोई दो वेक्टर्स आपस में ऐड हो रहे हैं, लेकिन ऐड किस तरीके से हो रहे हैं और कौन से दो वेक्टर ऐड हो रहे हैं उसे पहचानने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका कि जब वेक्टर का एक का हेड दूसरे के टेल के साथ जुड़ा हो, याद रखना उन दो वेक्टर्स को ऐड करना है और उन दो को ऐड करके जो रिजल्टन आएगा उस रिजल्टन को रिप्रेजेंट करने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या है कि आप उसके ऑपोजिट पे अगर बात करें एक यहाँ के केस में वेक्टर को शो कर दो जो काम क्या करे, हेड के साथ हेड जोड़ दे और टेल के साथ टेल जुड़ जाए, तो उस वाली वेक्टर को हम लोग यहाँ के केस में नाम क्या दे देंगे, दैट इज नोन एज रिजल्टेंट वेक्टर। तब आपको क्लियर हो गया कि अगर कहीं पे भी ऐसी कंडीशन बनी तो मैं वहां के केस में ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इंप्लीमेंट करूंगा। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब इसके अलावा और हमारे पास तरीके क्या हो सकते हैं, जैसे मान लो क्या पता है एक वेक्टर ऐसे करके ए वेक्टर जा रहा है और दूसरे वेक्टर का जो टेल है, देखिए पहले वेक्टर का टेल और दूसरे वेक्टर का टेल ये दोनों आपस में जुड़े और इन दो वेक्टर को मुझे ऐड करने के लिए कहा जाए। तो किसी भी पॉइंट पे अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जहां पे दोनों वेक्टर के टेल पॉइंटेड एक साथ जुड़ जाए, तो उनके केस में हम लोगों को ऐड करके नेट रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए कौन सा रूल इंप्लीमेंट करना पड़ता है, पैरेललोग्राम। अब अगर आप लोग वर्ड से नाम कंफर्म करो तो पैरेललोग्राम मींस क्या होगा, ये ऐसी फिगर थी जो रेक्टेंगल से बनाई जाती थी और रेक्टेंगल की कंडीशन क्या थी, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल होती थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ के केस में पैरेललोग्राम बना लेता हूँ ताकि हम लोगों को ये चीज क्लियर हो कि पैरेललोग्राम के पॉइंट के अकॉर्डिंग कैसे हम लोग इसका रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। सो देखिए पैरेललोग्राम बेसिकली कहाँ से निकला होगा, ट्राइंगल फिगर से, सॉरी रेक्टेंगल फिगर से। और अगर रेक्टेंगल फिगर से निकला होगा तो रेक्टेंगल का कंसेप्ट क्या था, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल होती थी। तो अब आप मुझे बताइए अगर ये वेक्टर क्वांटिटीज वहां की तरफ जा रही थी इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी जो वेक्टर क्वांटिटी होगी वो भी इसी तरफ जाएगी। अगर इसका मैग्नीट्यूड ए है तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग इसका भी मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, ए ही रहना चाहिए। सो इसलिए हम लोग इस वेक्टर क्वांटिटी को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि हम लोग इसको पैरेललोग्राम में रिप्रेजेंट कर पाए। अब ध्यान से सुनिए, ये वेक्टर क्वांटिटी ऊपर की तरफ जा रही है तो इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग ये वेक्टर क्वांटिटी भी कहाँ की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल है। इसका मैग्नीट्यूड बी है तो इसका मीनिंग इसका भी मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, बी। तो इट मींस ये हमारे पास यहाँ के केस में पैरेललोग्राम शो हो गया। लेकिन अभी भी अगर बात करें तो इन दो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करके रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करें वो भी तरीका नहीं पता चला। तो अब अगर आप लोगों को कहीं पे ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है यहाँ के केस में दो वेक्टर क्वांटिटीज आपस में ऐड तो हो रही है लेकिन दोनों स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, दोनों की टेल इकट्ठी जुड़ी हुई है। तो इनके केस में पैरेललोग्राम ने एक रूल बनाया गया। पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग रूल क्या था, उस वक्त किसी दो वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करके जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट कैसे इंडिकेट किया जाएगा, डायगोनल बना के। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ के केस में अराइज होता है, डायगोनल तो एक यहाँ से भी बन सकता है और एक डायगोनल यहाँ से भी बन सकता है, लेकिन कौन सा डायगोनल बनाया जाए। तो डायगोनल के लिए भी एक रूल सेटअप किया गया, कहा गया कि डायगोनल वहां से बनाएंगे जहां पे दो टेल आपस में जुड़े होंगे। सो अगर आप लोग यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ पे एक हेड और एक टेल जुड़ा हुआ, यहाँ से डायगोनल नहीं बन सकता। यहाँ के केस में दोनों के दोनों हेड जुड़े हुए हैं, यहाँ से भी टेल नहीं बन सकता। यहाँ के केस में एक हेड और एक टेल जुड़ा हुआ है, यहाँ से भी एक्चुअल में डायगोनल नहीं बन सकता। बट यहाँ के केस में दोनों के दोनों टेल जुड़े हुए हैं, इसलिए जो डायगोनल बनेगा, जो रिजल्टेंट यहाँ के केस में इंडिकेट करेगा, वो यहाँ से बनाया जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई होगी किस तरीके से हम लोग यहाँ के केस में इनके रिजल्टेंट को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो बेटा आपको पहचानने का तरीका यही देखना है, जब आप लोग वहां के केस में रिजल्टेंट बना रहे हो तो वो रिजल्टेंट कैसे क्लैरिफाई कर रहा है कि एग्जैक्ट अगर बात करें तो कौन सा रूल इंप्लीमेंट होना है। आप ध्यान से देखना कि जो दो वेक्टर्स को जिनको आपको ऐड करना है तो वो ऐड करने वाले वेक्टर आपस में कैसे अरेंज है।
अगर तो वो इस तरीके से अरेंज है कि एक्चुअल में दो टेल आपस में जुड़ी हुई है, तो इट मीन्स फिर लगाना आपको पैरेललोग्राम। अगर इस तरीके से अरेंज है कि एक का हेड दूसरे के टेल के साथ जुड़ा हुआ है, तो उस पॉइंट पे आप लोगों को कौन सा रूल इंप्लीमेंट करना है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये लास्ट वाला जो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, वो खैर अगर बात करें तो आपके किसी भी टॉपिक में यहाँ पे यूजेबल नहीं होगा, लेकिन मैं स्टिल इस चीज के बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपको बेसिकली बताता था, इनके केस में अभी तक आप लोगों ने दो वेक्टर्स को ऐड करना सीखा। अगर आप लोगों को दो से ज्यादा वेक्टर्स को आपस में ऐड करना हो, तो उनके केस में अगर बात करें तो आप लोगों को कौन सा लॉ हेल्प करता है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लेकिन ये लॉ अगर बात करें तो एक तरीके का मैं आपको ये कहूंगा कि धोखा देने वाला लॉ। क्योंकि आप लोग देखिए बचपन में एक चीज बड़े अच्छे से करते थे, आप लोगों को दो क्वांटिटीज को ऐड करने का तरीका बताया गया, वो बच्चों ने बड़े अच्छे से सीखा। जब बच्चों को कहा गया कि ठीक है आप दो के बदले आपको तीन क्वांटिटीज को ऐड करना है, तो बच्चों ने तरीका वही रखा जो पहले पढ़ा था। बच्चे काम क्या करते थे, दो क्वांटिटीज को ऐड करते थे, जो उनका आंसर आता था उसे फिर तीसरी क्वांटिटी से ऐड करते थे। इसका मीनिंग टर्म वही रखी कि मैं दो दो को ऐड करके एक्चुअल में नेट रिजल्ट निकालते जाऊंगा। सेम तरीका इनके केस में किया गया। इनके केस में अगर दो से ज्यादा वेक्टर हैं, तो दो को ऐड करके जो आंसर आएगा वो फिर तीसरे से ऐड करेंगे, फिर तीसरे से ऐड करके जो रिजल्ट आएगा फिर उसे चौथे से ऐड करेंगे। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ वो बढ़ते गए। तो उसके केस में हम लोग ने ये पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये हमारे यहाँ के केस में यूजेबल नहीं होगा। आपका जो यूजेबल होगा ये दो क्वांटिटीज यूजेबल होंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज क्लियर है। मैं जल्दी से एक बार क्विक रिवीजन में आपको ये चीज क्लियर कर देता हूँ फिर से। दो वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करने पे सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि वेक्टर कैसे अरेंज है। अगर तो कुछ इस तरीके से अरेंज है कि एक का हेड दूसरे की टेल के साथ जुड़ा होगा, तो कौन सा लॉ इंप्लीमेंट कर देना, ट्रायंगुलर। अगर ऐसे ही अरेंज है कि अगर बात करें एक का टेल दूसरे के टेल के साथ जुड़ा होगा, तो उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए कौन सा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इंप्लीमेंट किया जाएगा। अब अगर बात करें तो इनका एक जनरल फॉर्मूला, वो फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ के केस में याद रखना है कि जब दो वेक्टर क्वांटिटीज को आपस में ऐड किया जाएगा तो नेट रिजल्टेंट कैसे लिखा जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला रहता है रिजल्टेंट का बेटा, अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इट मींस इन दो वेक्टर्स को आपस में ऐड करके जो नेट रिजल्टेंट निकलने वाला था, उस नेट रिजल्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। और यहाँ पे थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए और वेक्टर बी जो पॉइंटेड है, ये कितने एंगल से यहाँ के केस में एक दोनों एक दूसरे के साथ कितना एंगल क्रिएट कर रहे हैं। सेम तरीका पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन के केस में है। रिजल्टेंट अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साथ में आ जाएगा cos थीटा। ये वापस वही कंसेप्ट है, क्योंकि दोनों को फॉर्मूला सेम है यहाँ के केस में, बस रूल इंप्लीमेंट करने के तरीके थोड़े अलग हैं, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, आई होप कि ये वाला वेक्टर टॉपिक आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट नंबर पॉइंट की तरफ मैं चलता हूँ। तो नेक्स्ट नंबर पॉइंट यहाँ के केस में हमारे पास जो निकल के आता है, वो टॉपिक है यहाँ के केस में रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर को फाइंड आउट करने का तरीका। जब कहीं अगर बात करें कोई वेक्टर क्वांटिटी कुछ एंगल क्रिएट करके चलना स्टार्ट करती है, तो उस केसेस में हम लोग उस वेक्टर क्वांटिटी को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको क्लियर करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये सेलफोन के ऊपर अगर मैं ये मार्कर रख देता हूँ, तो मार्कर नीचे की तरफ मूवमेंट करता होगा जाएगा ऐसे करके। लेकिन ये अगर बात करें तो ऐसा नहीं करता कि यहाँ से जंप करके यहाँ गया। ये दो तरीके की फोर्स अपने ऊपर इंप्लीमेंट कर रहा है। एक फोर्स से हेल्प कर रही है आगे की तरफ बढ़ने के लिए, और दूसरी फोर्स अगर बात करें यहाँ के केस में से हेल्प क्या कर रही है, इस सरफेस के साथ चिपकने के लिए। तो इट मीन अब इस वक्त दो फोर्सेस अपने आप को बांट रही है। पहले जनरली इसके पास एक ही फोर्स थी जिसका नेट कंपोनेंट अगर बात करें कहां की तरफ काम कर रहा था, सेंटर की तरफ। लेकिन जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी कुछ एंगल क्रिएट करना स्टार्ट कर देती है, उस दौरान अगर बात करें तो हम लोग उस वेक्टर क्वांटिटी को दो बेसिस में या दो कंपोनेंट में रिसोल्व कर देते हैं। अब आपको कैसे कंफर्म रखना है कि हम लोगों को यहाँ के केस में वेक्टर क्वांटिटी को कौन कौन से कंपोनेंट में रिसोल्व करना है, इस चीज के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए कोई वेक्टर क्वांटिटी यहाँ की तरफ जा रही है, तो आप लोगों को उस वेक्टर क्वांटिटी को दो वेक्टर या दो कंपोनेंट में रिसोल्व करने के लिए एक प्लेन क्रिएट करना पड़ता है, जो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर मान लो ये यहाँ के केस में वेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका जो प्लेन बनेगा वो भी ऊपर की तरफ बनेगा। तो देखो, ये वेक्टर क्वांटिटी का जो प्लेन पॉइंटेड है वो ऐसे बनेगा, और जिस लाइन के साथ एंगल थीटा बना होगा, वो याद रख लेना, वो आपके लिए क्या कहलाएगी, यहाँ के केस में बेस कहलाएगी।
कि आप लोगों को सबको याद होगा ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स, और ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज अच्छे से क्लियर की गई थी आप लोगों को, जिस लाइन के ऊपर कुछ एंगल क्रिएट होता है वो बेस बन जाती है। तो इट मीन्स की बेस होगी। तो आप लोगों के जो कंपोनेंट यहाँ के केस में होते हैं, रिजल्ट होते हैं ए वेक्टर के, तो वो ए वेक्टर के यहाँ के केस में दो कंपोनेंट बनते हैं। एक जो एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट होगा, क्योंकि जहाँ पे थीटा बना वो एक्स एक्सिस वाली कंपोनेंट हो गए, और जहाँ पे थीटा नहीं बना तो वो कौन सा होगा, वाई कंपोनेंट। तो इसका मीनिंग परपेंडिकुलर एक्सिस पे जो कंपोनेंट आएगा, दैट मींस वाई एक्सिस पे जो आएगा उसके कंपोनेंट का नाम रखा जाएगा ए साइन थीटा। और इसी तरीके से एक्स एक्सिस पे जो कंपोनेंट आएगा उसका नाम बेटा हमेशा क्या रखा जाएगा, कॉस थीटा। तो सिंपल वर्डिंग में याद रखनी, जहां थीटा आएगा वहां पे कॉस थीटा, जहां पे परपेंडिकुलर वहां के केस में साइन थीटा। अगर किसी को याद भी भूल रहा है तो उसके लिए सिंपलेस्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जहां पे थीटा बनता है वो बेस होता है। तो अगर आप लोगों को याद हो कॉस थीटा का फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूला क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आप यहाँ से याद भी रख सकते हो कि बेस हुआ तो इट मींस कॉस थीटा, और अगर परपेंडिकुलर हुआ तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन, अगर बात करें, हाइपोटेन्यूज। आई होप कि आप लोगों को ये वाला पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। लेकिन मैं आपको स्टिल कुछ चीजें और क्लियर कर दूं, अगर ये वाला नेट रिजल्टेंट जो वेक्टर है यहाँ के केस में ए वेक्टर, वो नीचे की तरफ एरो बनाता है, तो इसका प्लेन याद रखना उस वक्त नीचे की तरफ बन जाएगा। और इस पॉइंट के अकॉर्डिंग मान लो अगर ये एंगल थीटा है, ये बेस बन गया। अगर ये बेस बना तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग इस कंपोनेंट का नाम हम लोग यहाँ के केस में रखेंगे ए cos थीटा, और ये आपके लिए परपेंडिकुलर है तो इसका मीनिंग ये क्या आ जाएगा, ए sin थीटा। इस तरीके से किसी भी एक वेक्टर क्वांटिटी को जब हम लोग एंगल में यहाँ के केस में रखते हैं तो अपने दो कंपोनेंट में रिजोल्व हो जाता है, और उस कंपोनेंट को लिखने का तरीका और बनाने का तरीका ये। तो सिर्फ याद रखना ये दो केसेस अराइज होंगे। अगर तो कंपोनेंट सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसके केस में प्लेन ऊपर की तरफ बनेगा, अगर कंपोनेंट नीचे की तरफ आ रहा है तो उसके केस में प्लेन इस तरीके से इस उल्टी डायरेक्शन में बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये दो पॉइंट्स हमारे लिए क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रमुख पॉइंट यहाँ के केस में जो आप लोगों को समझना बेटा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के दौरान मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक चीजें क्लियर की थी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चीजें और क्लियर करने वाली कि पॉजिटिव चार्ज जब भी किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज के पास जाता है तो वो हमेशा उसे रिपेल करता है। ये तो आप लोगों को सबको क्लियर है। और रिपेल करने पे अगर बात करें तो ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट अगर बात करें, जब इसके ऊपर वो रिपल्शन फोर्स लगाएगा और इसे वो धक्का लगा के ऐसे करके पैटर्न में बनाना स्टार्ट कर देगा कि भाई साहब ऐसे भागता हुआ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि जब एक्चुअली यहाँ के केस में फोर्स इंप्लीमेंट की जाएगी, वो इंप्लीमेंट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में की जाएगी। अगर इसके ऊपर धक्का लगा तो ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा, क्योंकि न्यूटन के रूल्स को फॉलो करना है इन्होंने। तो न्यूटन का रूल क्या कहता था कि अगर किसी चीज को धक्का लगाएंगे तो जब तक इसके ऊपर वापस कोई फोर्स नहीं इंप्लीमेंट होती, ये अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता। तो इसलिए जब ये धक्का लगाएगा उसी लाइन में अगर बात करें, ये अरेंज करके अपने आप को आगे की तरफ बढ़ाएगा। और अगर ऐसी ही चीज होती है, मान लो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, जिसके कारण उसी स्ट्रेट लाइन पे अगर बात करें, इस तरफ स्ट्रेट लाइन पे अगर बात करें आने की कोशिश करेगा। आई होप कि ये वाला कंसेप्ट भी आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो जो वेक्टर के टॉपिक यहाँ के केस में यूजेबल होने हैं वो आप लोगों को मैंने क्लियर कर दिया। अब हम लोग सीधा क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करने का तरीका ढूंढते हैं। ठीक है, सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन यहाँ के केस में लिख रहा हूँ, तो प्लीज हो सके तो साथ साथ में इस चीज को रिटर्न करने की कोशिश करना, ताकि आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो। तो क्वेश्चन है, देयर आर 3 पॉइंट चार्ज, हमारे पास 3 पॉइंट चार्ज दिए गए, पॉइंट चार्ज जिनकी वैल्यू दी गई है प्लस 10 माइक्रोकूलम, इसी तरीके से प्लस 5 माइक्रोकूलम एंड माइनस 5 माइक्रोकूलम and minus 5 microcoulomb placed at the three corner of equilateral triangle of side 0.1 meter. Find the resultant force at point P, sorry at point A. पॉइंट ए पे हम लोगों को नेट रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। सो जितना भी क्वेश्चन यहाँ के केस में मेंशन किया गया पहले से डायग्रामेटिकली थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो आपको क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग क्या मेंशन किया गया, हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, तो लेट इट बी, ये मेरे पास एक ट्राइंगल यहाँ के केस में इन्होंने मेंशन की है,
इस ट्राइंगल का नाम यहाँ के केस में ए, बी और ये सी रख लेता हूँ। और इन्होंने मेंशन किया होगा कि 3 चार्जेस हैं, तो पहले का नाम रख लेता हूँ +10 माइक्रोकूलम, दूसरे का नाम यहाँ के केस में इन्होंने मेंशन किया होगा 5 माइक्रोकूलम, और यहाँ के केस में आंसर दिया गया -5 माइक्रो। और सबके बीच में डिस्टेंस जो हर एक साइड का वो आपको मेंशन कर दिया गया 0.1 मीटर। तो इक्विलेटर ट्रायंगल है तो हर एक साइड इक्वल होगी। और आपको दूसरा नंबर पॉइंट ये भी याद होगा कि इक्विलेटर ट्रायंगल के अंदर जो इंटरनल एंगल बनते हैं वो हर बार 60 डिग्री के होते हैं, इसलिए ये सारे के सारे एंगल 60 डिग्री यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। अब ये चीज तो हम लोगों को क्लियर की गई। अब इन्होंने क्वेश्चन में पूछा होगा कि भाई साहब बताइए कि ए पॉइंट पे नेट फोर्स कितनी इंप्लीमेंट की जाएगी वो निकाल। तो अगर आप लोगों को याद हो तो देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये वाला पॉजिटिव से रिपेल करके दूर भेजने की कोशिश करेगा। सिमिलरली तरीके से ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करके इसे खींचने की कोशिश करेगा। एक धक्का लगा के दूर भेज रहा है और एक धक्का लगा के अपनी तरफ खींच रहा है। तो इट मींस यहाँ के केस में नेट फोर्स इस पॉइंट पे कितनी हुई लगी है उस चीज को मुझे फाइंड आउट करना है। अब वो फाइंड आउट करने के लिए यहाँ के केस में एडिशन रूल इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। तो पहले नंबर तो मैं ये फाइंड आउट करता हूँ कि इस वाले चार्ज ने इसके ऊपर नेट फोर्स कितनी लगाई। फिर मैं फाइंड आउट करूंगा कि इस वाले चार्ज ने इस वाले चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितनी अप्लाई की। तो अब स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले इन चीजों को क्लियर करने के लिए इनकी डायरेक्शन साथ में बनाना जरूरी चीज है। तो देखिए, अगर मैं आपको कहता हूँ कि बी वाले चार्ज ने ए वाले चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितनी अप्लाई की, इसे फाइंड आउट करो। तो अगर आप लोगों को क्लियर हो सब चीजें, तो यहाँ के केस में अगर बात करें तो आप लोगों ने क्लियर किया कि ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस वाले पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करके इसे रिपेल करता है। तो अगर रिपेल करता है तो ये इसे रिपेल करके क्या करेगा, दूर भेजेगा। और मैंने आपको बताया कि ये दूर तो भेजेगा लेकिन उसी लाइन के स्ट्रेट भेजने की कोशिश करेगा। तो इट मीन ये इसे रिपेल करके ये उसी लाइन पे स्ट्रेट करके आगे की तरफ भेजेगा। और इसका नाम मैं यहाँ के केस में क्या रख देता हूँ, ये वाला लाइन इंडिकेट करिए, इसे फोर्स लग रहा है, किसके थ्रू लग रही है, बी के थ्रू लग रही है। लगा किसकी बह रही है, ए के ऊपर, तो इसे रिटर्न करने का तरीका FAB लिख देता हूँ। तो इट मीन्स इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके ये फोर्स अगर बात करें तो कहाँ की तरफ, इसे डायरेक्शन की तरफ लेके जाएगी, AB की तरफ। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो मैं अब काम क्या करता हूँ कि इस बी पॉइंट ने ए पॉइंट के ऊपर नेट फोर्स कितनी अप्लाई की उसे फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो जनरल फॉर्मूला क्या था, FAB इजिकल टू के की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁹ जनरल फॉर्मूला था F इजिकल टू Q1 Q2 अपान R²। ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला था किसी भी दो चार्जेस के बीच में नेट फोर्स कितनी है। तो सेम फॉर्मूला लगा के मैं यहाँ के केस में आंसर दिखा दूँ। ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई यहाँ के केस में पहला चार्ज कितना है, तो पहला चार्ज मान लीजिए 5 माइक्रोकूलम। अब माइक्रो की अगर बात करें तो बेटा वैल्यू होती है 10⁻⁻⁶। तो ये आ गया 5 माइक्रो की जगह आ गया 10⁻⁻⁶। और दूसरी चार्ज की वैल्यू यहाँ के केस में कितनी है, 10 इंटू माइक्रो की वैल्यू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। अब डिस्टेंस दिया गया 0.1 मीटर, 0.1 मीटर का होल क्या आ जाएगा, स्केल। अगर मैं इसे सारा कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करके बेटा इसका आंसर जो यहाँ के केस में नेट निकल के आएगा, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, 1 मिनट। यहाँ के केस में आ जाएगा ये 9.45 आ गया। और इन अगर ऐड करते हैं तो 10⁻⁹ और ये बेसिस इन पावर एडेड हो जाएंगी, -6 और -6 -12 और इसका +1। और इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग 0.1 की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका स्क्वायर करना है, 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.01। ठीक है, ये भी हमारे पास आ गया। और इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग FAB इजिकल टू कितना आ जाएगा, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये 45 एज इट इज। इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करता हूँ तो 10⁻⁻³ और ये -2। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग यहाँ के केस में आएगा नीचे 100, वो 100 शफल करके ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया 10⁻²। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें F वेक्टर AB इजिकल टू 45 न्यूटन, ये हमारे पास यहाँ के केस में नेट रिजल्ट आया AB के पॉइंट के अकॉर्डिंग। इट मीन्स ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करके कितनी नेट फोर्स लगा रहा है, 45 न्यूटन। अब हम लोग यहाँ के केस में फाइंड आउट करते हैं कि एक्चुअल में ये वाले चार्ज ने इस वाले चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई की।
अब आपको सबसे पहले ये चीज क्लियर करनी कि ये वाला चार्ज इस पॉइंट के ऊपर अगर फोर्स लगाता है तो इसे कहाँ की तरफ लगाएगा। तो अब ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज को खींचता है अपनी तरफ, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर अट्रैक्ट करते हैं तो ये इसे खींच के अपनी तरफ लेके आएगा, तो उस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये इसी लाइन पे अरेंज होके यहाँ की तरफ आना स्टार्ट करेगा। तो मैं इसके रिजल्टेंट को यहाँ के केस में इंडिकेट कर देता हूँ। ये चीज भी क्लियर हुई होगी, क्योंकि ये वाला चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को खींच रहा है अपनी तरफ, इसलिए खींचा होगा यहाँ की तरफ आएगा। अब मैं कहता हूं कि इस वाली फोर्स का नाम यहाँ के केस में मेंशन कर देता हूँ एफ। और देखिए कौन फोर्स अप्लाई कर रहा है, सी वाला किसके ऊपर अप्लाई कर रहा है, ए के ऊपर, इसलिए एफ ए सी लिख देता हूँ। अब इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हम लोग यहाँ के केस में एफ ए सी की वैल्यू कितनी आएगी। सेम फॉर्मूला यहाँ के केस में लिख देता हूँ, एफ वेक्टर ए सी इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹। ये यहाँ के केस में हमारे पास ए बी की वैल्यू, सॉरी ए की वैल्यू आ गई। अब सेम तरीका यहाँ के केस में मैं इसे रख करके यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। आई होप कि ये आप लोगों ने रिटर्न कर लिया होगा। मेरे पास व्हाइट बोर्ड पे जगह थोड़ी कम है, तो इसलिए मैं इसे रब कर रहा हूँ। अगर किसी ने नहीं लिखा तो वीडियो को पॉज करके एक जगह रोक के आप लोग इस चीज को रिटर्न कर लीजिए, ठीक है। सो मैं इसे रब कर देता हूँ और याद रख लेता हूँ कि 45 न्यूटन पहले के आंसर आ चुका है। अब मैं ए बी की बात करता हूँ यहाँ की केस में, सॉरी ए सी की बात करते हैं। एफ वेक्टर ए सी इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹। ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई पहला चार्ज वैल्यू कितनी है, -5 माइक्रोकूलम। ये आ गया -5 इंटू माइक्रो की वैल्यू आ गई 10⁻⁻�6। इसी तरीके से अगर बात करें तो नेक्स्ट वाली वैल्यू जो दूसरी है वो कितनी है, 10 इंटू 10⁻⁻⁶। यहाँ के केस में वैल्यू आ गई क्योंकि 10 माइक्रोकूलम थी, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना था 0.01, सॉरी 0.1 का होल क्या आ जाएगा स्केयर। एफ ए सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया -45 और इनको सॉल्व आउट करता हूं तो 10⁻⁹ और ये आ जाएगा -6, ये -6 और इस 10 का आ जाएगा +1 और डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा 0.01 का वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो एफ वेक्टर ए सी इज इक्वल टू -45 और इनको अगर मैं सॉल्व आउट करता हूँ -12 में से 9 निकाल दीजिए, बचे हमारे पास 3 और -3 और ये आ जाएगा -2। तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग -2 0.01 का आ जाएगा यहाँ के केस में 100, तो ये आ गया नीचे 100 और ये शफल करके ऊपर चला जाएगा। एफ वेक्टर ए सी इज इक्वल टू -45 इंटू 10⁻⁻12, तो ये +2 ऊपर जाके हो जाएगा 0, इट मीन -2 इंटू +2 और इस पॉइंट के अकॉर्डिंग एफ ए सी की वैल्यू जो यहाँ के केस में बचेगी वो बचेगी -45 न्यूटन। ये भी हम लोग ने यहाँ के केस में कैलकुलेट किया। अब इट मीन्स ये वाली जो फोर्स की वैल्यू वो -45 न्यूटन। अब एक क्वांटिटी ये वाली है, ये वाली जो नेट फोर्स यहाँ के केस में लग रही है वो 45 न्यूटन है, ये वाली जो नेट फोर्स यहाँ के केस में वो 45 न्यूटन -45 न्यूटन। अब ये दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं क्योंकि इनके ऊपर भी वेक्टर है, इसके ऊपर भी वेक्टर यहाँ के केस में मेंशन किया हुआ है। अब किसी दो वेक्टर क्वांटिटीज को आपस में ऐड करके नेट फोर्स मुझे निकालनी है ए के ऊपर कितनी है। ये समझने में कुछ वैसे ही जैसे मान लो कि 3 बच्चे यहाँ पे खड़े हैं। अब इस बच्चे के ऊपर ये वाला बच्चा काम क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है और इसी तरीके से ये वाला भी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है। अब ये बच्चा नेट कहाँ की तरफ जाएगा वो डिफाइन कब मिलेगा, अगर मैं कैलकुलेट करूं इन दोनों को मिला के नेट फोर्स इसके ऊपर कितनी लग रही है। अब उसे कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को यहाँ के केस में ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर, सॉरी जो ट्राइंगल सॉरी वेक्टर्स के रूल थे एडिशन के, वो रूल्स इंप्लीमेंट करने पड़े। अब वेक्टर को ऐड करने के बेसिकली 3 तरीके थे और तीनों तरीकों में से कौन सा तरीका यहाँ के केस में यूज होगा वो पहले समझना जरूरी है। तो अगर आप लोग यहाँ से देखो तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसका मीनिंग इसका टेल पॉइंट यहाँ पे, ये वेक्टर क्वांटिटी नीचे की तरफ आ रही है तो इसका टेल पॉइंट यहाँ पे जुड़ा हुआ, तो दोनों वेक्टर क्वांटिटी का टेल एक ही पॉइंट पे मिला हुआ, तो इसका मीनिंग क्या होगा। अब आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में क्लियर कर चुका था कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज कुछ इस तरीके से आती कि एक का हेड दूसरे के टेल के साथ जुड़ा होगा तो फिर लग रहा है ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर दोनों के टेल एक जगह मीट कर रहे हैं तो उस पॉइंट के अकॉर्डिंग लगेगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इट मींस यहाँ के केस में मुझे पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। तो पैरेललोग्राम बनाने के लिए एक वेक्टर अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो इसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं अपने से एक वेक्टर को नीचे की तरफ ले आता हूँ। अब ये वेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ के केस में मैं एक और वेक्टर को रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये आ गया इस तरफ और ये इसकी डायरेक्शंस को यहाँ के केस में रिप्रेजेंट कर। अब यहाँ के केस में पैरेललोग्राम तो बन गया।
अब पैरेललोग्राम के साथ साथ मुझे ये ध्यान देना पड़ेगा कि नेट फोर्स को निकालने के लिए डायगोनल भी शो करना पड़ेगा। अब डायगोनल को शो करने के लिए आप लोगों को यहाँ के केस में काम क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे दोनों की दोनों टेल मिल गई, यहाँ पे इसका मीनिंग नेट रिजल्टेंट ये इंडिकेट कर रहा था, ये भी हम लोगों को क्लियर होगा। अब इट मीन ये रिजल्टेंट की वैल्यू ये इंडिकेट करेगा। अब यहाँ के केस में एंगल कितना आएगा वो एंगल देखना जरूरी है, क्योंकि इस एफ वेक्टर और इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो एंगल कितना लिया जाएगा, वो एंगल यहाँ के केस में कैसे डिसाइड किया जाए वो हम लोग अब यहाँ के केस में देखेंगे। अब पहले नंबर एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो आप लोगों ने पढ़ा था किसी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल बनते हैं इस एंगल को हम लोग नाम देते हैं लीनियर पेयर एंगल। और इस पॉइंट के अकॉर्डिंग जो नेट एंगल यहाँ के केस में बन रहा है वो नेट एंगल यहाँ के केस में बन रहा है ये पूरा इस स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग 180, लेकिन उस 180 में से ये एंगल 60 आ चुका है, तो इसका मीनिंग ये पेंडिंग वाला जो एंगल है यहाँ के केस में ये पूरा ये कितना होगा 120 डिग्री। अब आप लोगों को ये बीच में से अगर बात करें तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिख रहा है जो इस एंगल को इक्वली दो हिस्सों में काटेगा। तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 120 डिग्री को यहाँ के केस में अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ दो हिस्सों में तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। यहाँ तक ये चीज क्लियर हुई होगी। तो अब इसी के बेस पे अगर बात करें तो हम लोग काम क्या करते हैं, इसके आगे डेरिवेशन पॉइंट को लेके चलते हैं, ठीक है। ओके सो अब देखिए आप लोगों को यहाँ के केस में नेट रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो नेट रिजल्टेंट के लिए हमारा जो जनरल फॉर्मूला था वो पहले मैं फॉर्मूला यहाँ के केस में इंडिकेट कर देता हूँ, तो इसे रब कर देता हूँ मैं। तो दोनों आंसर हमारे पास आ चुके हैं। तो नेट रिजल्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए हमारा जो जनरल फॉर्मूला था वो R इज इक्वल टू अंडर रूट पहली फोर्स का नाम यहाँ के केस में क्या रखा था, एफ वेक्टर ए बी। तो इसलिए मैं यहाँ के केस में लिख देता हूँ एफ वेक्टर ए बी का होल स्क्वायर, ये आ गया ए स्क्वायर बन गया, प्लस इसी तरीके से बी स्क्वायर, बी मीन्स दूसरी वैल्यू, तो दूसरी वैल्यू कितनी है एफ वेक्टर यहाँ के केस में आ गया इसी इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें प्लस 2ab, 2 और a कितना यहाँ के केस में a हमारे पास है एफ वेक्टर ए बी का होल स्क्वायर, सॉरी a और इसी तरीके से b कितना है एफ वेक्टर इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग ए सी आ जाएगा, और साथ में लिखते थे हम लोग कॉस थीटा। अब ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला था जो अभी मैंने आपको पीछे इंडिकेट किया था कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में दो वेक्टर्स को ऐड करने का नेट रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अब देखिए r इज इक्वल टू अंडर रूट इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो एफ वेक्टर ए बी की अगर बात करें तो वैल्यू कितनी है हमारे पास, हम लोगों ने फाइंड आउट की थी पीछे 45 वैल्यू थी, तो ये आ जाएगा 45 का स्क्वायर। इसी तरीके से इसके केस में अगर बात करें तो आंसर निकाला था -45 का स्क्वायर प्लस 2a एफ ए बी, वैल्यू कितनी है 45, ये 45 का स्क्वायर आ गया, एसी की वैल्यू कितनी है -45 का स्क्वायर आ गया। इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 120 डिग्री। पॉइंट क्लियर हो गया होगा आई थिंक, यहाँ तक तो सब वैल्यूज क्लियर हो रही, क्योंकि थीटा कहाँ से लिया जाता है, थीटा लिया जाता है उन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, उन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल यहाँ के केस में कितना था 120 डिग्री, इसलिए मैंने 120 डिग्री यहाँ के केस में मेंशन कर दिया। अब देखिए r इज इक्वल टू यहाँ के केस में ए बी की अगर बात करें तो सब में से एक चीज कॉमन जरूर दिख रही है आपको, यहाँ पे 45 डिग्री, ये स्क्वायर मैंने लिख दिया, सॉरी फॉर दैट, ये स्क्वायर नहीं आएगा, सिंपली ए बी है, ठीक है। तो देखिए अब इसमें ये 45 डिग्री का स्क्वायर आ गया, इधर अगर बात करूं तो माइनस का स्क्वायर करूंगा तो प्लस बन जाएगा, इसलिए मैं ओनली सिर्फ 45 का स्क्वायर लिख लेता हूँ। इसी तरीके से प्लस 2 और ये 45 ये 45, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इस पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ के केस में जो आंसर आएगा वो यहाँ के केस में इंडिकेट कर। ओके सो अब देखिए ध्यान से, यहाँ के केस में आ जाएगा ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए सीधा सीधा मैं यहाँ के केस में माइनस लिख देता हूँ, ये 45 और यहाँ के केस में ये भी 45 और यहाँ के केस में cos 120 लिखा हुआ। अब cos 120 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो देखिए cos 120 की वैल्यू को फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, cos 120 को फाइंड आउट करने का तरीका क्या, मैं ऐसा लिख सकता हूँ cos 90 प्लस 30 डिग्री। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ये फॉर्मूला बन जाता है cos 90 प्लस थीटा, और cos 90 प्लस थीटा का अगर जनरल फॉर्मूला देखा जाए वो होता है माइनस साइन थीटा के बराबर, क्योंकि यहाँ के केस में ये सेकंड कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है। तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग थीटा की वैल्यू कंपेयर की जाए, cos अपनी जगह पे, 90 अपनी जगह पे, प्लस अपनी जगह पे, थीटा अपनी जगह, थीटा की जगह इन्होंने लिख दिया 30 डिग्री, तो इसका मीनिंग जहां जहां थीटा वहां 30 डिग्री, माइनस साइन 30 डिग्री आ गई, तो माइनस का माइनस रहा, साइन 30 डिग्री की बेटा वैल्यू होती है हमारे पास
1/2। तो इसलिए मैं यहाँ के केस में मेंशन कर देता हूँ कि cos 120 की वैल्यू कितनी आएगी, -1/2। ये यहाँ के केस में लिख दिया। r इज इक्वल टू रिजल्टेंट पॉइंट के हिसाब से ये 45 का स्क्वायर एज इट इज रख दिया, ये भी 45 का स्क्वायर एज इट इज लिख दिया। और देखिए ये 2 और ये 2 आपस में क्या हो गया, कैंसिल, और ये माइनस और ये माइनस कुल मिला के बन जाएगा प्लस, और ये 45 और ये 45 का वापस क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। अब अगर आप लोग सब में से कॉमन देखो तो कॉमन आ रहा है, इधर भी 45 डिग्री स्क्वायर है, इधर भी। तो सब में से मैंने 45 स्क्वायर जो पॉइंटेड है वो रूट के बाहर कॉमन लेना स्टार्ट कर दिया। अब इस पॉइंट के वन इसकी जगह बच गया 1, इसकी जगह भी आ गया 1, और इसकी जगह भी आ गया 1। अब देखिए इसी पॉइंट को अगर मैं सबको ऐड करता हूँ, ये तो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, क्योंकि 8th में रूल था कि स्क्वायर रूट अगर दो क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो स्क्वायर रूट दोनों के साथ इंडिविजुअली टूट जाता है। तो इस 45 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, हट जाएगा, इसलिए बचेगा ओनली 45। और यहाँ के केस में रूट के अंदर क्या बच गया, 1 + 1 + 1 दैट इज 3। तो ये आपके पास यहाँ के केस में नेट रिजल्टेंट आ गया, जो इंडिकेट कर रहा है कि इन दोनों ने मिला के पॉइंट ए पे नेट फोर्स कितनी इंप्लीमेंट की। आई होप कि ये वाला न्यूमेरिकल आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब इसी तरीके से अगर बात करें तो हर बार आप लोगों को न्यूमेरिकल्स को निकालना है। सबसे पहले जब भी आप लोगों को न्यूमेरिकल निकालने के लिए कहा जाए तो पहले इस पॉइंट के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पे कितनी फोर्स लगाएगी, फिर इस पॉइंट के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पे कितनी फोर्स लगाएगी, फिर देखिए कि कौन सा रूल यहाँ के केस में लॉ का इंप्लीमेंट होगा, और उसी के बाद उस चीज को इंप्लीमेंट करके आंसर्स को फाइंड आउट कर लीजिए। क्लियर हो गया सबको, आई होप। ओके, आई होप कि आप लोगों को न्यूमेरिकल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए जी, अब अगर बात करें तो ऐसे ही आप लोगों को न्यूमेरिकल्स को टैकल करना है। सो देखिए, आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ों का ध्यान रखें कि हम लोग कौन से यहाँ के केस में वेक्टर्स के लॉ को इम्प्लीमेंट करेंगे, और किस तरीके से अगर बात करें तो वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो उन दोनों को मिला के नेट फोर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए गुड डे बेटा।